अब बच्चों हम इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ठीक है नी। तो और इसमें कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, शायद 7th नंबर था अगला। तो इसमें देखो, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कुछ भी कह सकते हो, ठीक है नी। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस are nearer to each other electric field intensity will be more। जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी, पास पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड वेयर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर distant to each other, electric field intensity will be less। तो जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास होगी या वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वहाँ कम होगी। जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया कि हमने आप ये इस तरह से दिखा दिया, ये इस तरह से ले लिया। यहाँ कोई पॉइंट हमने ए ले लिया और यहाँ पॉइंट आपने बी ले लिया, ये ए पॉइंट दिखा दिया और ये बी ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, पास पास है, और बी पॉइंट पे क्या है, दूर दूर है। तो इसका मतलब क्या है कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और बी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है नहीं। तो ये इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, पास पास होती है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूर दूर होती है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है नहीं। और भी आप जैसे देख सकते हो, जैसे मान लो मैं आपसे ये कह दूँ, इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को दिखाया, ये इस तरह से, ये इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को इसमें शो किया है। तो आप देख रहे हैं कि देखो ये पॉइंट हमने ए दिखाया है, ये पॉइंट हमने बी ले लिया। तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, नियर है, और ए पॉइंट पे क्या है, डिस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट से क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो क्या होती है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ दूर दूर है वहाँ क्या होती है, कम होती है। जैसे हमने आपको चार्ज के केस में समझाया था, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इंडिविजुअल अगर चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से निकलती है, ऐसे आप देखते हैं ये निकल करके जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जितना चार्ज के आप पास में होंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या उतनी पास पास है। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, दूर दूर होती चली जाएंगी। तो इसका मतलब दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और वैसे भी आपको पता है कि पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, E=1/4πε0 Q/r² की होता है। यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। चाहे आप पॉइंट चार्ज के केस में फार्मूले से आप समझ सकते हो, और चाहे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के केस में भी समझ सकते हो। जितना आप चार्ज के पास होगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, नियरर है। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या दूर होती चली जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, पैरेलल
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ forces shows uniform electric field. यानी पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, यानी पैरेलल से मतलब क्या है, एट एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। एवरी पॉइंट में आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में जो पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये इस तरह से, अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को दिखा दूं तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं तो पैरेलल, आप देख रहे हैं पैरेलल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे, यहाँ मान लो हमने कह दिया स्पेस हमने सेम दिखाया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का एवरी पॉइंट पे स्पेस सेम है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट टेंजेंट होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ डायरेक्शन इधर होगी, तो एवरी पॉइंट पे इसमें डायरेक्शन क्या है, चेंज होती चली जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम होनी चाहिए, तभी आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इसमें ये इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट्स हैं तो पैरेलल, लेकिन आप देख रहे हैं कि और हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट्स के बीच का सेपरेशन क्या है, एवरी पॉइंट पे सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है। क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट पास है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट दूर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट क्या है, यूनिफॉर्म इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एवरी पॉइंट पे सेपरेशन क्या है, सेम है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट का सेम होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, देखो हर पॉइंट पे चेंज होती है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर, यहाँ डायरेक्शन इधर, इधर डायरेक्शन इधर, तो एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, जबकि है पैरेलल तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, इसलिए क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में से कोई भी चीज़ अगर डिफरेंट हो गई तो उस कंडीशन में वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन क्या है, हर पॉइंट पर डिफरेंट है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, और देखिए आप इसमें, जैसे अगर मान लो कहीं ऐसे दिखा दें हम, अब इसमें क्या है, देखो यहाँ सेपरेशन अलग है, यहाँ सेपरेशन अलग है, यहाँ सेपरेशन चेंज होता जा रहा है। तो हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं यहाँ मैग्नीट्यूड अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, जबकि डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे क्या है, सेम है। यहाँ हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं टेंजेंट आप ड्रॉ करो तो डायरेक्शन आपके पास ऐसी आएगी। तो एवरी पॉइंट पे यहाँ डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये भी क्या करेगा, है तो पैरेलल लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ये शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैसा होगा, जैसे आप देख रहे हैं कि एवरी पॉइंट पर ये इस तरह सेपरेशन भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो इस तरह की पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट जो होती हैं वो आपको क्या करेंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कहलाएगा, हर पॉइंट पर सेपरेशन सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। तो ऐसी पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट जो होती है वो क्या करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। ये है पैरेलल लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड हर पॉइंट का सेम नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर मान लो यूनिफॉर्म होना तो हर पॉइंट पे ये और ये चीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे। ठीक है नहीं।
तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ध्यान होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। अब देखिए आप इसमें और अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें, नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर मेक अ क्लोज लूप, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो थी कभी भी क्रॉस लूप नहीं बनाती हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि ऐसा लूप है, ये कभी भी क्रॉस लूप नहीं बनाएंगे, समझ में आई बात? यानी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, तो ये कभी भी क्रॉस लूप नहीं बनाती हैं। तो इसका रीजन आपको समझना है तो रीजन समझ सकते हो। जैसे आप देखेंगे 2 रीजन मैं आपको देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो हमने कह दिया कि यहाँ पर ये चार्ज ले लिया, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ऐसे निकल रही है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से तो ओरिजिनेट होती हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये अगर मान लो मैं चार्ज यहाँ दिखा दूँ तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई और आप देख रहे हैं घूम करके उसी पे आके टर्मिनेट हो रही, तो इसका मतलब पॉजिटिव पे ही आके टर्मिनेट हो गई। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी पहले क्या थी, हमने बताया था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से तो ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है। लेकिन यहाँ क्लोज लूप अगर होगा तो जिस चार्ज से निकल रही है उसी पर आकर के ये टर्मिनेट हो रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट होगी। समझ में आया? दूसरा आप इसमें रीजन इसका और समझ सकते हो। एक तो ये रीजन हो जाएगा क्योंकि क्रॉस लूप नहीं बना सकती, तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लो एक ही चार्ज आप यहाँ दिखाएंगे तो उससे निकलेंगे उसी पे एंटर करेंगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? हमने आपको शुरू में समझाया था E इक्वल टू आपके पास किसके होता है, F अपॉन आपके पास Q के होता है। यानी F इक्वल टू हम कह सकते हैं Q इंटू E के इक्वल होता है। तो अब आप देखेंगे, देखो फोर्स अगर हम दिखाते हैं तो ये कंजर्वेटिव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, कंजर्वेटिव फील्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में अगर वर्क डन में आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्रॉस पाथ पर वर्क डन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर आपको 11th का थोड़ा सा वर्क डन के बारे में अगर ध्यान हो तो इस चीज़ को आप समझ। एक रीजन तो मैंने आपको ये दे दिया कि उसी चार्ज से ओरिजिनेट होगी उसी पे आके टर्मिनेट होगी, ऐसा तो इसमें होता ही नहीं है, ठीक है नहीं। एक रीजन ये होगा। दूसरा रीजन मैं आपको इससे देता हूँ कि आप देख रहे हैं कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आप देख रहे हैं कि बर्डन जो होता है क्रॉस पाथ पर बर्डन ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है नहीं। अगर मान लो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन आप देख रहे हैं इस केस में अगर देखें तो यहाँ अगर बर्डन मैं निकालता हूँ तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसी जा रही है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के ऊपर टेंजेंट जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, फोर्स की डायरेक्शन। यहाँ फोर्स इधर, यहाँ फोर्स अगर आएंगे तो इधर, यहाँ फोर्स इधर और यहाँ फोर्स इधर। अगर मान लो इसकी मैं रेडियस अगर आर करके दिखा दूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि अगर मान लो ये फोर्स की डायरेक्शन कहीं किसी पॉइंट पर आप देखेंगे तो फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो टेंजेंट जो होती है वो क्या करती है, फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर अगर मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाऊं तो ये डिस्प्लेसमेंट मैंने डीएल करके इस तरह से ले लिया और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 0। कहीं पर भी ले लो, यहाँ ले लो तो आप देख रहे हैं फोर्स भी इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर मान लो हम पूरा एक क्रॉस पाथ अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में अगर वर्डन निकालते हैं तो F इंटू आपके पास F डॉट DL करके आप इसमें इस तरह दिखा सकते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना, DL छोटा सा एलिमेंट लिया है, पूरा ये कितना आ जाएगा 2πr। टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी DL की 2πr और इंटू आपके पास cos 0। F और DL के बीच का एंगल हमेशा कितना 0 डिग्री होगा, cos 0। तो इसका मतलब F इंटू आपके पास किसका आ जाएगा 2πr। तो यहाँ बर्डन 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब बर्डन यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्रॉस पाथ पर बर्डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जबकि आप देख रहे हैं इस केस में आप देख रहे हैं अगर क्रॉस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी तो उस कंडीशन में बर्डन आपका 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो थी कभी भी क्रॉस लूप नहीं बनाती है। तो हमने आपको इसको 2 रीजन दिए। अपनी भाषा में अगर लिखना चाहो तो कहीं समझने के लिए साइड में लिख सकते हो। पहली बात तो ये कि उसी चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होकर के उसी चार्ज पर कभी टर्मिनेट नहीं हो सकती हैं, हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे आकर के होती है टर्मिनेट होती हैं।
तो इसका मतलब एक तो ये रीजन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसा होगा, अगर मान लो क्रॉस पाथ होगा तो उसी चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, उसी पे टर्मिनेट हो रही है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो जाएगा कि कंजर्वेटिव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्रॉस पाथ पर बर्डन क्या होता है, जीरो होता है। जबकि इस केस में आप देख रहे हैं कि क्रॉस पाथ पर बर्डन हमारा जीरो नहीं आया, क्योंकि आप देख रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और जीरो होगा तो उस कंडीशन में बर्डन हमारा जीरो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो ये दो रीजन है, इसलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती है कभी भी क्रॉस लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पे जाकर के टर्मिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये इस तरह से होगी। तो ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ये इन पे क्वेश्चन खूब आते हैं इंजीनियरिंग में, लगभग हर साल एक कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो फोर्स आप दिखाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपने ऐसे दिखा दी, अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ पर है, इस पर अगर हम फोर्स दिखाते हैं तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पे, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही हो जाएगी और फोर्स की डायरेक्शन, तो यहाँ पर तो F इक्वल टू आपके पास किसका आ जाएगा, Q इंटू ई। इस पर आप देख रहे हैं फोर्स भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे इधर होगा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ऐसे ड्रॉ कर दूँ और ये चार्ज यहाँ कहीं निगेटिव में रख दूँ इसकी फील्ड में, तो निगेटिव चार्ज पे चाहे इसमें आप समझ सकते हो, यहाँ पे चाहे यहीं समझ सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन ये होगी टेंजेंट, यानी ड्रॉ कर देते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। लेकिन अगर इस केस में फोर्स की डायरेक्शन पूछते तो हम आप इसमें देखेंगे F इक्वल टू आपके पास अगर निगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन रखना पड़ेगा, माइनस Q इंटू ई। तो उस कंडीशन में फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। तो निगेटिव चार्ज पे आप देख रहे हैं इस पर फोर्स क्या होगा, इधर की तरफ लगेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज पे आप देख रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स इस तरह से लगेगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर किसी चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दूँ, ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ भाग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज अगर मैं फ्री छोड़ दूँ तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, तो इस पर फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ लगेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर की तरफ भाग जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। अब जैसे देखिए आप इसमें, वैसे हमने आपको शुरू में बताया था, मैंने डायरेक्ट ही समझा दिया था, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी कर्व बनाती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि इमेजिनरी कर्व कैसे बनाएंगे। ये हम इमेजिन करते हैं, वैसे ये ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे होती नहीं, ये ड्रॉ मतलब इमेजिन करते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगी। अब वो कैसे समझ में आया वो आप इसको ऐसे देख सकते हो, अगर मैं प्लस क्यू माइनस क्यू ये चाहे अगर लिखना चाहो तो ये जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं वो इमेजिनरी नॉन एंगल कर्व होता है, तो वहाँ पर आप इसको बना सकते हो। जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज दिखाया, ठीक है। वैसे तो मैंने समझा दिया था, अगर समझना चाहो इसको और डिटेल में तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये प्लस क्यू चार्ज और ये आपका माइनस क्यू चार्ज, अगर मैं इसमें किसी प्लस क्यू चार्ज को फ्री छोड़ दूँ, क्यू नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दिया, अब ये चार्ज फ्री छोड़ दिया क्यू नॉट, तो आप देख रहे हैं इसमें फोर्स कितना लगेगा, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। हाँ बच्चों, अब इसमें देखो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है, तो अब देखो ये डिस्टेंस कम है तो इसकी वजह से फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इसका हमने थोड़ा बड़ा सा एरो बना दिया। और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका एरो थोड़ा छोटा सा इस तरह बना देते हैं। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, इसका रिजल्टेंट ऐसे दिखा दिया, तो ये ऐसे इस पर नेट फोर्स लगेगा, ये इधर की तरफ इस तरह से जाएगा। अब ऐसे चलते चलते सपोज कर लो, अब ये छोड़ दिया हमने टेस्ट चार्ज, तो ये ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है। अब ऐसे मूव करते करते सपोज कर लो बिल्कुल मिडिल में पहुंच गया, यहाँ मिडिल में आ गया। अब ये डिस्टेंस भी सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, इक्वल डिस्टेंस है। अब इक्वल डिस्टेंस तो इसका मतलब इक्वल फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर, ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्यों टेस्ट चार्ज है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक करेगा, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर आ गई। अब इनका रिजल्टेंट निकालें तो इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, तो इस पर आप देखें रिजल्टेंट वेक्टर इधर आ जाएगा। अब ऐसे चलते चलते सपोज कर लो हम यहाँ कहीं आ गए, अब ये डिस्टेंस क्या ज़्यादा हो गई तो ये फोर्स कम होगा, ये डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये फोर्स क्या है, ज़्यादा हो गया। अब इस पर अगर हम इसका रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा। तो इस चार्ज को हमने फ्री छोड़ा है, वो इस तरह से मूव करता हुआ इस तरह से यहाँ पहुँच जाएगा,
तो ये जो जिस पाथ को इसने फॉलो किया है, तो ये एक टाइप से लाइन बनेगी, तो इसी को इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट इस तरह से इसमें बनाई जाती हैं, जो हमने आपको शुरू में ही समझाया था। तो अगर ये चाहो फिगर तो वहाँ समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट आ गई। अब देखिए आप इसमें मेन तो हमने आपको सारी लगभग इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट बता दी, और अगर थोड़ा समझना चाहते हो उसमें और देख लेते हैं। एक आध प्रॉपर्टी और देख लेते हैं जरा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस contract longitudinally and separate laterally। इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट जो होती है वो अपनी लेंथ के अलॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखती है। कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं लिखी होती है इसलिए मैंने लिखवा दिया कि जैसे मान लो हमने कह दिया ये इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट यहाँ से निकली, तो ये अपनी लंबाई के अलॉन्ग क्या करती है, लेंथ के अलॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, और इसके लेटरली यानी परपेंडिकुलर क्या होती है कि इस तरह से ये सेपरेट होने की यानी दूर जाने की क्या होती है टेंडेंसी होती है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, लिखना चाहो तो ये इस तरह से इसमें दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की आपको प्रॉपर्टी पढ़ा दी, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, और इन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसमें नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप इसमें नेक्स्ट, इसमें आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अब इसको हमें पढ़ना क्यों। आप देख रहे हैं कि जितनी चीज़ें हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि मान लो आपने NaCl ले लिया, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो Na प्लस और Cl आपके पास माइनस, ये आप देख रहे हैं कि एक डाइपोल इस तरह से बनता है, ठीक है नहीं। या हमने आपसे कह दिया कि H2O है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि देखो O ऑक्सीजन इधर, और ये आपके पास हाइड्रोजन इस तरह समथिंग कुछ एंगल होता है 104 डिग्री समथिंग कुछ जो भी एंगल है, ठीक है। दो नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, ये पॉजिटिव होता है, तो ये डाइपोल। तो आप देखेंगे देखो जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइपोल से मिलकर के बने हैं। डाइपोल से मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर के पार्टिकल बनता है, और पार्टिकल से क्या होता है कि जितने भी हमारे क्या होते हैं मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यानी जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सब क्या करती हैं कि आपकी डाइपोल से मिलकर बनी है, इसलिए डाइपोल को पढ़ना क्या है बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप देखिए जैसे NaCl है, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो ये मिलकर क्या करते हैं डाइपोल, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपके पास इस तरह से बनता है डाइपोल। तो ये बहुत जगह आपने पढ़ा होगा इस तरह से, केमिस्ट्री में भी है, ठीक है नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ये पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइपोल से मिलकर बनते हैं, और मॉलिक्यूल से मिलकर के पार्टिकल, और पार्टिकल से मिलकर क्या होता है हमारा मटेरियल क्या होता है, बनता है, ठीक है नहीं। तो अगर मान लो कि अगर हमारे डाइपोल में कोई चेंज आएगा, अगर डाइपोल में किसी तरह से चेंज आता है तो उसी तरह से क्या होगा कि हमारे मॉलिक्यूल में चेंज आएगा, और मॉलिक्यूल में चेंज आएगा तो पार्टिकल में चेंज आएगा, और पार्टिकल में चेंज आएगा तो हमारे मटेरियल में चेंज आएगा, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इस चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा
ढंग से इसको पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं हम इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्या होती है। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट charges are placed at certain distance constitute डायपोल। तो अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट डायपोल। तो अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक प्लस क्यू आपने चार्ज दिखा दिया, दूसरा आपने माइनस क्यू दिखा दिया, और ये सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। वैसे ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, आपने देखा होगा NaCl हो गया, H2 हो गया, इनकी क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, बहुत कम होती है डिस्टेंस। तो फिजिक्स में समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं। और ये डिस्टेंस जनरली हम क्या करते हैं 2L करके ले लेते हैं, क्योंकि सारी डिस्टेंस पे हम सेंटर से मेजर करते हैं। L ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब वो हमें L/2 करना पड़ेगा, थोड़ा सा अजीब सा। तो ये इस तरह से दिखा रहे हैं, 2L डिस्टेंस ले लेते हैं। तो अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो वो क्या करते हैं, डायपोल को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट डायपोल, यानी डायपोल को कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि NaCl होता है। अब NaCl है तो Na और प्लस में होता है, Cl क्या होता है, माइनस होता है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है, ये एंगस्ट्रॉम में होती है। आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। तो ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है इनके बीच की, ठीक है, क्योंकि हमारे जितने मटेरियल हैं वो डायपोल से, तो इसलिए डायपोल को इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। अब देखिए आप इसमें, अब आता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हुआ, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या है, कुछ दूरी पर अगर रखे हुए हैं सर्टेन डिस्टेंस पे, तो वो क्या करते हैं, डायपोल को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या होता है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब ये देखिए आप इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया। जैसे हमने आपसे कह दिया एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी 2L दिखा दी। तो ये क्या करेंगे, डायपोल को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो अब देखो, अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आपको दिखाने पड़ेगी। तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से दिखाएंगे, तो देखिए आप इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is equal to the product of magnitude of either charge and distance between both charges, तो इसमें मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, मैग्नीट्यूड क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, यानी इसकी वैल्यू साइन से मतलब नहीं होगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। अब दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इस बात पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल टू पास किसका जाएगा, Q इंटू 2L,
2L, यानी P इक्वल टू आप इसमें कह सकते हो 2QL। ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आया। अब आप देख रहे हैं कि ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, अब हमें इसमें डायरेक्शन भी दिखानी है। तो आप देखेंगे इट्स डायरेक्शन देखो केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा होता है। केमिस्ट्री में डायरेक्शन क्या करते हैं, डाइपोल की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, दोनों में डिफरेंस आपको रखना है। केमिस्ट्री में डायरेक्शन क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं डाइपोल की, जबकि फिजिक्स में डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखाते हैं। यानी इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ केमिस्ट्री दिखाते हैं, तो फिजिक्स में आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, और फिजिक्स वाले सही बताते हैं, केमिस्ट्री वाले सही नहीं बताते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें डाइपोल की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो मैग्नीट्यूड हमने इस तरह से निकाल लिया। अब इसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स में आपको फिजिक्स में ध्यान रखनी है, केमिस्ट्री की आपको केमिस्ट्री में ध्यान रखनी है, ठीक है नहीं। तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस तरह से होती है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर दिखाएं तो P हमने वेक्टर में इस तरह से दिखा दिया। तो आप देखें 2 और Q, ये तो स्केलर क्वांटिटी L, इस पर हम ऐसे साइन दिखा देते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड हमें अगर इसका निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्ज क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से मिलकर भी डाइपोल बनता है। तो आप देख रहे हैं कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को शो करता है, ठीक है नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपके पास ये इस तरह से कहलाएगा, ठीक। अब देखिए आप इसमें इसकी अगर यूनिट आप देखना चाहो तो आपको यूनिट पता ही लग रही है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो आप देखेंगे मीटर कूलम, इसको मीटर कूलम करके आप इस तरह से दिखाएंगे, मीटर कूलम या डैश करके बीच में दिखा देते हैं। ये cm करके मत लिखना, तो सेंटीमीटर सा लगता है, ये ऐसे दिखाते हैं मीटर कूलम करके आप इसकी डायरेक्शन को दिखा देते हैं। कभी कभी आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेते हैं तो आप इसमें निकाल सकते हो, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, मीटर लेंथ का क्या होता है। तो ये इस तरह, तो इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट जो है वो हमारी क्या होगी, मीटर कूलम इसकी यूनिट हो गई। तो डाइपोल के बारे में आपके पास ये इस तरह है। तो डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से मिलकर के बना है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो ये आपके पास हो जाएगा, और डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब जैसे देखिए आप, मैं कुछ चार्जेस के आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए आप, अब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर की तरह आपको इसको ट्रीट करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए आप, अगर मान लो एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ ये इस तरह से, एक चार्ज यहाँ -q रखा हुआ है और एक -q ये रखा है, और यहाँ आपके पास +2q चार्ज है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने a ले ली, ये भी डिस्टेंस a ले ली। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास ये फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of find the net electric dipole moment of system of three charges। तो 3 चार्जेस का आपको सिस्टम दे रखा है। ये यहाँ -q रखा है, यहाँ -q रखा है, यहाँ 2q रखा है। तो इसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो देखो इसको थोड़ा समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब सबसे पहले देखना है कि हमारे डाइपोल बन कितने रहे हैं इसमें। जैसे एक ये -q चार्ज है, एक ये -q चार्ज है, और ये आपके पास +2q चार्ज है। तो +2q चार्ज है तो इसका मतलब +q और ये +q करके मैं 2 जगह लिख सकता हूँ, है तो एक ही पॉइंट पर।
ये इस तरह से दिखा दिया। तो अब आप देख रहे हैं एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू मिलकर के एक डायपोल तो ये बन गया। और डायपोल की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ एक डायपोल तो हमारे पास ये बन गया P1 डायपोल, और इसमें आप देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ होती है, तो एक डायपोल हमारे पास ये बन गया, ये P2 आ गया, ये P1 और ये P2। अब हम P1 और P2 के मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो P1 इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, एक इक्वल है। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये भी यही आपके पास दे रखा है, P2 इक्वल टू भी हमारे पास कितना है, Q इंटू हमारे पास एक इक्वल है। अब ये देखो एक आपके पास डायपोल ये है और एक डायपोल ये है। अब ये आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें हमें करना क्या है कि वेक्टर की तरह सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं, देखो इसका डायपोल मोमेंट इधर है, डायपोल मोमेंट की P1 की डायरेक्शन इधर हो गई, ये P1 हो गया, और P2 की डायरेक्शन क्या है, इधर हो गई। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके हम निकाल सकते हैं, 2ab cos थीटा ऐसे निकाल सकते हैं। तो R का मतलब क्या है, P नेट डायपोल मोमेंट आपको निकालना है इसका। तो आप देखें ए स्क्वायर यानी P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, दो वेक्टर हो गए, और प्लस ट्वाइस और P1 P2 और ये cos थीटा, ठीक है। तो P नेट अगर हम निकालते हैं नेट डायपोल मोमेंट, बस किसके आ जाएगा, P1 की वैल्यू कितनी, Q इंटू ए, इसका स्क्वायर, Q2 की वैल्यू भी कितनी है, Q इंटू ए, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ट्वाइस ऑफ Q इंटू ए इंटू Q इंटू ए इंटू cos 90। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है। तो आप देखें cos 90 ये फैक्टर तो जीरो हो गया। तो आप देखें P नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, QA का स्क्वायर और QA का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ QA का स्क्वायर आ जाएगा, यानी QA तो बाहर आ जाएगा, QA रूट 2। तो ये आपके पास नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास कितना निकल के आया, ये आपके पास QA रूट 2 के इक्वल आ गया। यहाँ पर समझ में आया। अब देखिए आप अगर मान लो आप इसकी डायरेक्शन भी अगर निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हो, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है तो ये इस तरह से 45 का एंगल बनाती हुई इस तरह से P नेट की डायरेक्शन आ जाएगी। P नेट की डायरेक्शन क्या होगी, 45 का एंगल, क्योंकि ये और ये मैग्नीट्यूड सेम है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे डायरेक्शन इस तरह से दिखा सकते हो। तो QA रूट 2 के आपके पास इक्वल ये इस तरह से आ जाएगा। चलो और देखते हैं एक दो क्वेश्चन इस पर। और देखिए आप, तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है वैसे ये हमने चार्ज यहाँ दिखा दिया +2 क्यू, यहाँ हमने -q दिखा दिया, ये -q, साइड आपको एक एक को दे रखी है। इसका नेट डायपोल मोमेंट निकालना है, ये अपने आप सॉल्व कर लेना, ये कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। नहीं दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, नहीं तो चलो अच्छा करवा देता हूँ क्वेश्चन और ये कर लेना। ये तो बिल्कुल वैसे ही पिछले जैसा, एक देखो -q +q मिलकर के एक डायपोल ये बन जाएगा, और एक -q +q मिलकर के एक डायपोल ये बन जाएगा। इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इनके बीच का एंगल कितना 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेना अपने आप में। दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। इसलिए देखो आप, स्क्वायर है और यहाँ चार्ज आपके पास +q है, यहाँ चार्ज -q है, और यहाँ भी चार्ज +q है, और यहाँ चार्ज -q। ये साइड आपके पास ए दे रखी है। क्वेश्चन आपके पास ये फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट of system of 4 charges। ये चार आपको चार्ज दे रखे हैं, इनका सिस्टम दे रखा है, तो इसका डायपोल मोमेंट आपको फाइंड करना है। चलो भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। अब देखो इसमें एक प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर के एक डायपोल तो ये बन गया, और एक प्लस क्यू और एक माइनस, इनकी डिस्टेंस तो आपके पास ये दे रखी है, सभी डिस्टेंस आपको ये दे रखी है। तो आप देख रहे हैं कि एक डायपोल तो ये बन जाएगा, और डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो इसका मतलब एक डायपोल तो हमारे पास ये बन गया, इसकी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी डायरेक्शन, तो एक डायपोल आपके पास ये बन जाएगा P2 आपके पास। अब आप देखेंगे नेट डायपोल मोमेंट आपको अगर फाइंड करनी है इसमें, तो P1 का मैग्नीट्यूड आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस कितनी, एक इक्वल दे रखी है, तो Q इंटू आपके पास एक ही आ जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस आ जाएगा, तो P2 इक्वल टू आपके पास किसका आ जाएगा, Q इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये इस डायपोल की डायरेक्शन इधर है और इस डायपोल की भी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो दोनों डायपोल के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी, 0 आ गई। तो आप इसको नेट डायपोल मोमेंट आपको फाइंड करना, तो आप सीधे ही ऐड कर सकते थे दोनों एक ही डायरेक्शन में, और लिखना चाहो तो इस तरह दिखा सकते हो, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 P2 कॉस थीटा। यानी वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो P1 की वैल्यू कितनी, Q इंटू ए, इसका स्क्वायर प्लस Q इंटू ए, इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Q इंटू ए, Q इंटू ए, और थीटा कितना हो गया, cos 0। तो आप देख रहे हैं QA 2QA स्क्वायर ये और 4QA स्क्वायर आ गया, √4QA का होल स्क्वायर, यानी 2QA। ये इस तरह से नेट डायपोल मोमेंट आपका सी हो गया, समझ में आया। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कोई बच्चा ऐसे नहीं करता, ऐसे कर लेता, कोई कहेगा नहीं हमने तो ऐसे ले लिए। अब कोई स्टूडेंट ऐसे करता है कि भाई ये और ये ले लिया, इसको और इसको, तो ये भी तो डायपोल बन जाएगा, तो आंसर वही आएगा। मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, आंसर आपको वही निकल के आएगा, कैसे भी आप ले लेते। जैसे अगर कोई स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करना चाहता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपका बन जाएगा वैसे आप बना सकते हो, आंसर सबसे वही आएगा, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और यहाँ पर ये माइनस क्यू और ये आपके पास प्लस क्यू आ गया। तो आप देख रहे हैं कि एक डायपोल ये बना दिया माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये P1 डायपोल आपके पास ये हो गया, और एक माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन ये हो गई, एक आपके पास ये P2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये है, ये भी है, तो ये a√2 डिस्टेंस ये हो गई, और ये भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, a√2। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये P1 की वैल्यू आप फाइंड करते हैं, तो P1 इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, यानी a√2, और P2 की वैल्यू भी आपके पास यही आ जाएगी, P2 इक्वल टू भी कितनी, Q इंटू आपके पास a√2 जाएगा। अब देखिए आप इसमें P1 और P2 के बीच का एंगल कितना होगा, आपको पता है कि स्क्वायर के केस में डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री होता है। तो नेट डायपोल मोमेंट आपको अगर फाइंड करनी है, तो अंडर रूट आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P1 P2, और ये आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री आ गई। तो ये फैक्टर तो हमारा 0 हो गया। अब आप देखें P1 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दो QA√2, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस QA√2, इसका स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा √2QA का स्क्वायर और प्लस 2QA का स्क्वायर आ गया, 4QA स्क्वायर आ जाएगा, 4QA का स्क्वायर, दैट इज आपके पास कितना आ गया आंसर, 2QA। तो अगर कोई ऐसे ऐसे अगर ले लेता तब भी आप देख रहे हैं कि आंसर वही आता निकल करके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है नहीं। तो ये इस तरह से आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, तो कहीं भी आपके पास इस तरह से बन सकते हैं। तो अगर मान लो हम कई सारे पेयर्स ऐसे बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप इसमें चलो ये क्वेश्चन ये तुम लोग करना, अपने आप ट्राई करना है घर पे। ये साइड हमने ये ले ली, ये भी ये स्क्वायर है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पास प्लस क्यू चार्ज। इसका नेट डायपोल मोमेंट आप लोग फाइंड करेंगे, ठीक है नहीं। फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। क्वेश्चन लिख लेना, इसको सॉल्व कर लेना।